बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रूस के किए गए हमले के हवाले से, जो यूक्रेन पर उसने हमला किया है और इस हमले के नतीजे में कई हलाकतें हैं जो अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं, अनकन्फर्म जो है ये हलाकतें हैं। इसको आज मौजूद बहस लेके आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉनबास के इलाके यानी ईस्टर्न यूक्रेन पर जब हमला किया रूस ने, तो इस हमले को पहले फ़िज़ाई और फिर ज़मीनी जो है वो किया गया, फिर बहरी जो है बहरी हमला जो है उसको भी किए जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद यूक्रेन ने टर्की से अर्ज किया कि रास्ता रोका जाए। ये सारा मामला है क्या, ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, नाटो का क्या कहना है, सैंक्शंस मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, इस हवाले से रशिया की क्या प्लानिंग है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो यूक्रेन के ऊपर अपनी हाकमियत, अपनी धाक बिठाना चाहता है, या वो सिर्फ अपने मिलिट्री जो उसने कहा है कि जो ऑपरेशंस हमने किए हैं उसमें कुछ खास सर्टन ऑब्जेक्टिव अचीव करके जो है वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। इसी सब असना में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने आला सतही वफ्द के साथ मौजूद हैं इस वक्त रूस के अंदर। इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ खुसूसन अमेरिका किस तरह देखेगा और इसका पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर पड़ेगा, इंटरनेशनल डायनामिक्स पे कोई इसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम में जो हमारा सेकंड पार्ट है, मैं चाहूँगा कि एक तारीखी जो फैसला है नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ज़ाहिर जाफ़र, जिसको मकामी अदालत की जानिब से साए मौत सुना दी गई है, उसको भी आज मौजूद बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर साहब। मुबशर साहब सर्व कर चुके हैं, लास्ट एम्बेसडर थे ये यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जिस जंग का आगाज़ किया गया है, जिसको रूस एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है, ये बताइए सबसे पहले कि रूस के क्या इंटेंशंस हैं और यूक्रेनियन इसके ऊपर जिस किस्म का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या वो उनका राइट है? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन सर? ये पहली बात तो ये है कि जो इस रूस का जो इरादा है ना, पहले भी ये जो दो प्रोविंसेस हैं, ईस्टर्न प्रोविंसेस, ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, रशिया के साथ लगते हैं। वहां रशियन ओरिजिन के काफी लोग आबाद हैं, तो वहां पहले भी एक शोरश मौजूद थी। अब उन दो प्रोविंसेस को इन्होंने अलहदा मुल्क तस्लीम कर लिए। तो मकसद उनका बेसिकली ये है कि वो अपने और नेटो के दरमियान, वो उनको ये फियर था कि कहीं यूक्रेन जो है नेटो का अगर बन जाए, मेंबर बन जाए, तो फिर नेटो कंट्रीज जो हैं वो अपने मिसाइल्स यहाँ लगा सकते हैं, अपने वेपन्स ला सकते हैं, जो कि बिल्कुल उनकी नेबरहुड में होते। तो वो इसके दरमियान एक बफर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने दो समझे आजाद मुल्क जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि ये कोई दोनों प्रोविंसेस जो हैं, कोई ये 52,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर इनका रकबा बनता है, बहुत ज्यादा नहीं है, और वो तकरीबन बराबर ही है, 26-26 हजार। तो ये दो छोटे मुल्क समझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी पहले तो यहाँ चल रहा था तनाजा दोनों का, लेकिन अब उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन करके इन पे बाकायदा कब्जा करके, इनको एक्सेप्ट करके, और आपने देखा है कि रशिया ने जो बयानात दिए हैं वो बड़े बड़े स्ट्रांग दिए। उन्होंने कहा अगर कोई बैरूनी मुदाखलत हुई तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि ये तारीख याद करेगी। और साथ ही उनके जो दूसरे एलाइज हैं, बेलारूस है, बेलारूस ने क्या, हमारी फौजें भी तैयार हैं। तो वो दे रियली मीन बिजनेस, और बड़े वो सीरियस है इस बारे में। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि चूंकि 1991 में ये स्प्लिट हुआ, यूक्रेन पहले सोवियत का हिस्सा था, यहाँ पे 2014 तक मेरी मालूमात स्टडी के मुताबिक रूस का खासा असर और रसूख रहा, इन्फ्लुएंस रहा। जब यहाँ पर वेस्टर्न या अमरीकी नयाद लीडर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, तो तब मामला बिगड़ना शुरू हो गए, झड़प हुई, 14,000 से ज़्यादा बात हुई ओवर द ईयर 8 साल के इस पीरियड के अंदर। अब रूस पहले तो उसमें सेपरेटिस्ट को या रिबेल्स को आगे करके लड़ रहा था 2014 से ऑनवर्ड, अब वो खुद सामने आ चुका है। इस हमले से जो उसने आज लॉन्च किया है, आपके क्या अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्या राय है, एनालिसिस है कि क्या वो इस सब पे टेक ओवर करना चाहता है या वो कुछ अहदाफ हासिल करके वापस निकल आएगा? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे यूक्रेन को टेक ओवर करना चाहता है। अभी भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो शहरी इलाकों पे बमबारी नहीं करेंगे, हमारा तनाजा सिर्फ फौज से है। वो फौजी मराकज जो हैं या उन पे वो या कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या एयर बेसेस हैं, उन पे हमला कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने अपना मकसद किसी हद तक अचीव कर लिया। ये दो प्रोविंसेस जो है ना, वो उन्होंने ईस्टर्न प्रोविंसेस
उन पे पेशकदमी उनकी जारी है। और मेरा ख्याल है कि ये अगरचे यूक्रेन भी क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 5 जहाज गिरा दिए हैं और एक हेलीकॉप्टर, और उनकी कैजुअलिटीज भी काफी बता रहे हैं, लेकिन जिसको रशिया डिनाई कर रहा है। बहरहाल दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज तो हुई होंगी, वो 100 कैजुअलिटीज इनकी बता रहे हैं। सो दी फिगर इज बिटवीन 40 एंड 100 जो कोट कर रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज। तो बहुत मतलब है, समझ के इतनी फियरस लड़ाई हो रही है कि बहुत ज्यादा जाने जा रही हैं, लेकिन बहरहाल ऑपरेशन जारी है और इसकी जो रिपरकशंस हैं पूरे यूरोप में आपको नजर आ रही हैं, अमेरिका में नजर आ रही हैं, पूरी दुनिया में नजर आ रही हैं। ठीक है जनरल साहब, ये बताएं कि अब चूंकि आप एक बड़ा लंबा अरसा सर्व भी कर चुके हैं यूक्रेन में और बहुत करीब से वहाँ के मैनेजमेंट और वहाँ की गवर्नेंस के जितने निज़ाम है उसको जानते हैं, समझते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं, हमारी काफ़ी टॉप लीडरशिप मौजूद है रूस के अंदर। यूक्रेन इसको और उसके इत्तेहादी खुसूसन अमेरिका इसको किस तरह देखता है, और आपके ख्याल से इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर जाना वॉज द राइट डिसीजन? मेरा ख्याल है कि एक तो ये फैसला पहले हो चुका था। कल भी जो जाने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बताया कि जी जंग का चांस बहुत कम है और ना होने के बराबर है, जंग नहीं होगी। यानी उनको बिल्कुल ये उनका ख्याल नहीं था कि वो वहां पहुंचेंगे या जंग शुरू हो जाएगी। तो उनका वो इसके बारे में स्केप्टिकल तो होंगे जो इनके एलाइज हैं और यूक्रेन भी, लेकिन एक और बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान ने किया कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं यूक्रेन में मौजूदा, जिनका नाम है नोएल इसराइल कोकर, उन्होंने कल मुलाकात की, एक दिन पहले मुलाकात की वहां के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से, और उनको कहा कि हम यूक्रेन की इंटेग्रिटी और सालमियत के साथ खड़े हैं। तो वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैगाम लेकर गया ना, तो ये मैं समझता हूँ एक बैलेंसिंग एक्ट था। उनको बताया कि हमारा जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक रूटीन की विजिट प्लान थी, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे वक्त में आई है। और अगर इल टाइम बाज लोग इसको कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विजिट को जो शोहरत मिल गई है ना इस वजह से, इस टाइमिंग की वजह से, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। आपने देखा कि अमेरिका ने फौरन बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है और ये और वो है। हालांकि दे डोंट मीन दिस, ये आप समझ लें कि एक जुबानी जमा खर्च है। हमें पता है कि अमेरिका किसका इत्तेहादी है, किसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम सब जानते हैं। अच्छा तो सर, उन्होंने भी ये बयान दिया और एक चीज जानना चाहता हूं यहाँ पे भी ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जब प्राइम मिनिस्टर ने, लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये टाइमिंग इत्तेफाक से हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जनरल साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने फ्लाई करना था, कुछ इतलात भी थी, खबरें थी, रिपोर्ट्स थी, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को या दफ्तर खारजा ने उनको मना किया या उनको कॉशियस किया कि इस वक्त वैसे ही टेंशन बहुत ज़्यादा है, जंग छिड़ने वाली है या छिड़ सकती है, या ना भी छिड़े तो टेंस माहौल है, तो आप इसको रिविजिट करें तो हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपके नज़दीक हो सकती है कि इसको डेफर किया जा सकता था, क्योंकि अब चूंकि पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, उसके पॉजिटिव हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वी हैव टू कैरी दैट बैगेज। लेकिन जानना मैं ये चाहता हूँ कि इसको अवॉइड कर लेना बेहतर था वहाँ पे विजिट को, या ये वहाँ पहुँच जाना इस वक्त लकीली अनलकीली जो है वो हमारे लिए फेवरेबल होगा? हमारी बड़ी एक हमारी बुज़दिली का मुजाहरा होता और डिप्लोमेटिकली हमारे लिए अच्छा ना होता। रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, वहाँ की इन्विटेशन रोज रोज नहीं आती, इसको अवेल करना चाहिए था। इसके पाकिस्तान के लिए मैं इसको इस तनाजर में देखता हूं कि पाकिस्तान के लिए क्या फायदा या नुकसान होगा। तो पाकिस्तान को इससे बेबहा फायदा होगा एक इक़्तिसादी तौर पे। और आप ये देखें कि जंग के माहौल में जब जंग हो रही है तो जंग के दौरान उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसी रिसेप्शन दी है, एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दी है। और इस जंग के दौरान जबकि प्रेसिडेंट की कमिटमेंट्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क हालते जंग में हो, पहला और दूसरा दिन हो, तो उसकी क्या कमिटमेंट्स होगी। 3 घंटे की उन्होंने एक्सक्लूसिव मुलाकात की है। और अभी मैं देख रहा था कि उनकी मुलाकातें पुरानी भी दिखा रहे हैं पास चैनल कि जैसे वो फ्रांस के सदर के साथ मिले और जैसे चंद और सदूर के साथ मिले, तो वो एक बहुत लंबी टेबल के एक कोने पे ये बैठे हुए हैं पुतिन और दूसरे कोने पे वो बैठे हुए हैं, जबकि इनके साथ हमारे वजीर आजम के साथ वो बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठाकर उनके साथ मुलाकात की है और 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही है। तो आप ये देखिए कि रशिया ने इस मुलाकात को कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि जंग के दौरान उन्होंने ये किया है और बड़ा अच्छा कंडक्ट हुआ है। और अभी मैं सुन रहा था जो हमारे तवानाई के वजीर हैं हमाद रजा,
हमाद साहब ये कह रहे थे कि वो जो पाइपलाइन वाली बात है वो 90% पे उस पे जो है एग्रीमेंट हो गया है, और अगर ये ठीक हो जाता है तो हमारा साल के एंड तक वो पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा, तो जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उनका हमारे तवानाई के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान के फायदे और नुकसान की बात देखी जाए तो मेरा ख्याल है ये विजिट पाकिस्तान के लिए नहायत सूदमंद साबित हुई है। ठीक है, और थोड़ा सा लोगों को पता चला है, अमेरिका को और बाकी ताकतों को भी, कि भाई डाइवर्सिफाई भी किए जा सकते हैं रिलेशंस, इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ भारत के ही हर वक्त पॉइंट ऑफ व्यू देखते रहे। अच्छा सर, अब जो सिचुएशन है वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की चीन के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत गहरी है, और रिसेंटली तो खैर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इसको बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। आपने ये देखा डेमोक्रेसी समिट हुआ, चीन को मदऊ नहीं किया गया, पाकिस्तान नहीं गया। फिर आपने देखा कि बीजिंग ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ, अमेरिका ने बायकॉट किया, उसके इत्तेहादियों ने बायकॉट किया, पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचा, और अब ये रूस वाली एपिसोड हो गई। सो मेरा सवाल ये है कि चाइना / रशिया / ईरान, पाकिस्तान इस कैंप का हिस्सा अनअनाउंस्ड तरीके से बन चुका है। पाकिस्तान की दूरी अमेरिका से और / अरब कंट्रीज खुसूसन सऊदी अरेबिया से बढ़ती चली जा रही है। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा बन चुका है, या सिर्फ एक वाइब या एक ऐसी फिजा कायम है कि वो दिख रही है, और जिस भी सूरत में पाकिस्तान ने इस कैंप का हिस्सा बनना या नहीं बना, ये पाकिस्तान के लिए कैसा है फैसला? देखिए, पाकिस्तान पार्शली मैं आपकी ऑब्जर्वेशन से एग्री करूंगा कि प्रैक्टिकली एक ब्लॉक फॉर्मेशन की स्टेज में बना अभी नहीं, और लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अनाउंस किया है, जाते हुए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी वजीर इत्तलात को मैं सुन रहा था, रशिया से उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, और हमें ये सोचना भी पड़ेगा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अभी हमारा जो कारोबार है, जो हमारी रेमिटेंस है, वो सब अमेरिका और यूरोप से आती है। हमारा कारोबार का जो हुजम है, हमारा एक्सपोर्ट सारा 25-26 बिलियन जो के करीब जो है वो यूरोपियन मुल्कों को और अमेरिका को है। हमारा जो चीन के साथ है वो कुल $15 बिलियन का बिजनेस है, और चीन की फेवर में है, चीन से सामान आता है, हमारी तो बहुत मिनिमल है जो जाता है। अभी आप देखें कि रूस से तो हमारा बहुत कारोबार अभी नहीं है, और ना होने के बराबर है। उधर पाकिस्तानी भी बहुत नहीं है, कोई रेमिटेंस का चक्कर भी नहीं है। और फिर आप देखें कि इंडिया और चाइना जो आपस में मुतारिफ मुल्क हैं किस्म, लेकिन उनका आप हुजम देखें, $100 बिलियन का कारोबार होता है। तो ये जो इक्तिसादी है, ये बहुत एक डिफरेंट चीज है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक इक्तिसादी ताल्लुकात है। अभी चाइना और अमेरिका राइवल है आपस में, लेकिन वो सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर, और वो उनको वो जारी है। और शायद चाइना से हाईएस्ट लोन जो है $14 ट्रिलियन का भी अमेरिका ने लिया हुआ है। टाइट रोप वॉकिंग तो है, लेकिन हमें अमेरिका को और यूरोप को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते कि जी हम उस दूसरे ब्लॉक में चले गए। वो इक्तिसादी तौर पे हमें बिल्कुल सूट नहीं करता, तो हमने इनके साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने हैं। और यही स्टांस जो गवर्नमेंट ले रही है कि दुनिया में हम आजाद मुल्क हैं, हम तमाम मुल्कों इसी नैरेटिव को जो है वो गवर्नमेंट को आगे कैरी करना। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, लास्ट एम्बेसडर जिन्होंने सर्व किया यूक्रेन, वो जनरल साहब ही थे। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे अब प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। वेलकम टू द शो अमजद साहब। सर, बहुत सिग्निफिकेंस का ये दौरा है पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आप जानते हैं टॉप लीडरशिप हमारी रूस के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि इसको अमेरिका, पहली तो चीज़ ये कि कैसा देखता है इस विज़िट को, और उसको देखना कैसा चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अमेरिका से बहुत सारे जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़े हैं, जिसमें हमें IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, हमारे बिजनेस समेत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी गर्ज जो है वो हमें अमेरिका से होती है। या बेशक वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलना या निकलना, या उस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होना भी एक नुक्ता है। आप कैसा देखते हैं इस विज़िट को? क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं अमेरिका के साथ मज़ीद नाराज़गी बढ़ाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थी क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पोजीशन में थे कि रशिया के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया और उसे कहते मैं नहीं आ रहा। आपके पास जब ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो तो फिर आपकी डिप्लोमेसी का इम्तहान आ जाता है। आप अमेरिका को भी राजी रखना है और आपने रशिया को भी राजी रखना है। तो रशिया को तो आपने उसका जो विजिट था वो कर दिया, और ये अचानक
जंग भी हो गई उसी दिन। ये बदकिस्मती के उसी दिन उन्होंने अपना ऑफेंसिव भी लॉन्च कर दिया जिसका हमें पता नहीं था। अब अमेरिका एक पेपर पार है। अगर अमेरिका ये कहे, जो उन्होंने जैसे उस जमाने में जबकि अफगानिस्तान पे हमला किया तो उस जमाने में उन्होंने कहा था कि जी आप या हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, अगर अमेरिका ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन आपको फिर भी यही कहना होगा कि जी हम आप दोनों के साथ हैं अमन के लिए, हम आपके भी साथ हैं, रशिया के भी साथ। दूसरी बात जो हमें उन्होंने उनको बताना है वो ये है कि जनाब आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन तक नहीं आया, आपने दौरे की कोई दावत नहीं हमें दी हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि हमें कहीं और से भी कोई आए, अगर कोई इन्विटेशन आए तो ना जाया जाए? आज आप दे इन्विटेशन तो प्राइम मिनिस्टर कल आपके पास भी पहुंचे होंगे वहां। तो बात यह है कि अमेरिका को भी अपना देखना होगा कि वो उसका कॉन्डक्ट क्या रहा है, और अब वो हमें ही उनको याद कराना होगा, बताना होगा कि हम तो पहले दिन से, जब से अमेरिका निकला यहां से अफगानिस्तान, तो उस दिन के बाद से कह रहे हैं कि अफगान इश्यू तो खत्म हुआ आपका, लेकिन हम आपके साथ एक ट्रेडिशनल अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हमने यहां तक का जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई हैं या उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई हैं, हमने बार बार कहा कि ट्रेडिशनली हम हैं ही वेस्टर्न कंट्रीज के अलाइज, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारे लोग जाके शहरियत वहां ले लेते हैं, हमारी ट्रेड आपके साथ है, हमारा हमेशा से ताल्लुक, जब से पाकिस्तान बना है ताल्लुक मगरिब से ही रहा है, मशरिक से नहीं हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हमें रखते हैं। आप धत्कार देते हैं, तुम पीछे हट जाते हैं, आप साथ लगा लेते हैं, तुम साथ चल पड़ते हैं। तो यहां पे एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करने की जरूरत है, जहां पे अमेरिका को भी थोड़ा बहुत कन्फ्रंट करना होगा, लेकिन आपको मुश्किलात आएंगी, मगर ये पॉलिसी आपको तर्क नहीं करनी चाहिए जो आपने आज न्यूट्रल रहने की नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी है अपनी, ये लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा देगी। अच्छा सर, एक स्कूल ऑफ आप देखिए, मैं ये पे जाता हूँ, यहाँ देखिए एक चीज मैं जो यहाँ पे मेंशन कर दूं, भारत ने अमेरिका के साथ 11 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने, और क्वाड में वो मुकम्मल तौर पे अलाइज है उनके चाइना के, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस सिलसिले में न्यूट्रल रोल इख्तियार किया, रशिया के खिलाफ किसी स्टेप में शामिल नहीं हुए। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट देके यूक्रेन की भी तारीफ कर दी कि यूक्रेन जो है वो एक सॉलिड मुल्क है, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सूरत हाल बदल भी सकती है, मैं आपको ये भी बताऊं। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूं सर कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक बड़े पैराई के अंदर गुफ्तगू जा रही है। ये बताइए, एक स्कूल ऑफ थॉट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि पाकिस्तान शायद अब उस स्टेज पे आ चुका है कि पाकिस्तान को खुल के जो है वो किसी एक कैंप या किसी एक धड़े का हिस्सा बन जाना चाहिए, यानी कि उसको एक्सट्रीम डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए और उसके नताइज भी वैसे ही होंगे। मिसाल के तौर पर जैसा हमारे चाइना के साथ रिलेशन है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये रूस वाला डिलिबरेटली या इनडिलिबरेटली जो स्टेप या इनिशिएटिव आ गया है। सो लेट्स फॉरगेट द वेस्टर्न कैंप एंड लेट्स जॉइन हैंड्स विद अदर कंट्रीज जो हमें वेलकम कर रहे हैं। एग्रेसिव डिप्लोमेसी पे आप सजेशन देते हैं कि करनी चाहिए यार, खुल के आते हैं या नहीं? नहीं, ये मेरा ख्याल है बड़े नुकसानदेह होगी। आप देखिए कि अमेरिका की चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन, और चाइना बड़ा जल्दी मिलिटरीली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसके बावजूद वो अमेरिका के साथ अपने मरासम खत्म नहीं करना चाहते। फिर ये कि पाकिस्तान को भी जब भी कभी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि जनाब आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखें, ना सिर्फ हमें एतराज कोई नहीं बल्कि आपके लिए फायदा हो। तो बात यह है कि जो डिप्लोमेसी है वो आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करती है, ऑप्शंस क्लोज नहीं करती। इसको एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं कहते, इसको कहते हैं फुलिश डिप्लोमेसी, जहां आप बिल्कुल अपने आप को किसी एक की झोली में डाल दें, कभी भी आपको आपके रियल वैल्यू, रियल वर्थ आपको नहीं मिलेगी। अगर पाकिस्तान की दुनिया में कोई वक़्त है, कोई आपकी मार्केट वैल्यू है, तो वो आपकी तभी बढ़ेगी अगर आपके खरीदार एक से ज्यादा हो। लेकिन सर हमने ऐसा माजी में तो हमने ऐसा किया, हम गल्फ कंट्रीज में खुसूसन सऊदी अरेबिया और खुसूसन अमेरिका के बहुत इत्तेहादी रहे और हमने बहुत सारों से नाराजगियां मिली और हमने कहा नहीं जी इन्हीं के साथ हमारी दोस्ती और रहेगी हमेशा। देखिए हमें माजी से सीखना चाहिए ना। चीज ये है कि जिसका बाकी तमाम लोग जिसका जी चाहे जब जी चाहे वो अपना किबला बदल लें। अब सऊदी अरेबिया को देख लें, वो कभी 100% पाकिस्तान के साथ होता था, आज वो जानते हुए कि पाकिस्तान का वाहिद दुश्मन जो है, जो हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो इंडिया से है, उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुक रखे हुए हैं। अभी उनके दौरा की आर्मी चीफ ने इंडिया का मुआहिदे किए हैं।
ईरान देखता है कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है, लेकिन भारत के और इसराइल के इतने गहरे ताल्लुकात हैं, सैकड़ों उन्होंने अपने आपस में मुआहदे किए हुए हैं। उसके बावजूद ईरान इंडिया को अपने अपनी सरजमीन पे बिठा के बैठा हुआ है। तो चीज ये है कि मुल्क अपने मफादात में फैसले करते हैं, किसी एक को खुश करने के लिए फैसले नहीं होते। हमारा मफाद इस वक्त ये है कि हम मगरब और मशरिक दोनों के साथ ताल्लुक रखें। आप देखिए कि अगर मशरिक के साथ ताल्लुक नहीं होंगे, अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में हमें दिक्कत होगी। हम सी पैक को सेंट्रल एशिया तक ले जाना चाहते हैं, हमें दिक्कत होगी। अमेरिका तो उसके खिलाफ है। अमेरिका और इंडिया सी पैक को नाकाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आपने अगर सी पैक को नाकाम करना है तो बिल्कुल सीधा आप अमेरिका जो कहता है मान लें, लेकिन हमारा मफाद ये है, हमारी ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि सी पैक सिर्फ चाइना के लिए ना रह जाए, ये सेंट्रल एशिया तक जाए, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स इस्तेमाल करें, हमें राहदारी के पैसे भी मिले, हमारी ट्रेड भी हो, माल इधर से भी जाए, यूरोप उधर से भी अफ्रीका आए। तक इसकी रसाई हो। लेकिन जनरल साहब एक सवाल है, वो सवाल ये है कि अब अफगानिस्तान की जो आपने जिक्र किया, जो उसकी इस वक्त हालत ज़ार है और वहाँ पे जो भूख अफलास है और इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने उसको इम्प्रूव करने के लिए ओआईसी का हंगामी इजलास तलब किया, कोई ख़ास हमें पैसे नहीं मिल सके। जो सऊदी अरेबिया ने कुछ सैंक्शंस किए पैसे, या उसने कुछ कहे पैसे हम देंगे, वो आए या नहीं आए वो भी बात हवा में है। सबसे बड़ी उम्मीद पाकिस्तान को जैसे होनी चाहिए थी, जिसका प्रोजेक्ट है सी पैक, दैट इज चाइना। चाइना ने भी कोई खास इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लिया। $30 मिलियन एट द वेरी स्टार्ट उन्होंने दी और उसके बाद खामोशी है। तो 9-10 अरब डॉलर सर चाहिए इसको चलाने के लिए। किस तरह चलेगा मामला? पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, अफगानिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, और चीन एक दो कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। वाई? नहीं, चीन पीछे नहीं खड़ा हुआ। देखें, चीन की भी अपनी एक पॉलिसी है और वो बड़ा प्रैग्मेटिक है अपनी पॉलिसी में। कर्जे दे के 100% आपको कर्जों में उलझा के फंसा के, पहली बात तो ये कि हर कोई देने वाला पहले ये देखता है कि आप उतार भी सकेंगे या नहीं, और वो उतारने के लिए आपके जब देखते हैं कैपेबिलिटी नहीं है तो आप सिर्फ कर्जे ले लेके बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके मफाद में नहीं है कि आप सिर्फ कर्जों पे जिए। वो आपको कहते हैं कि आप थोड़ी इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन लगाएं सही जो आप मैनेज कर सकते हैं और आप अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपनी। सो बात यह है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो कर्जों पे नहीं की, उन्होंने अपनी इनकम बढ़ा के की है। हमारे यहाँ बड़ा सोचने की जरूरत है कि हमने जो अदारे हमें पीआईए ये वो इनकम दे रहे थे स्टीम में, हम उनको बर्बाद करके उनको भी नुकसान में ले गए और आज उनके अखराजात भर रहे हैं। क्यों नहीं हम इन पे मेहनत करके इनको ठीक कर रहे कि ये हमें आमदनी देना शुरू करें? क्यों नहीं हम अपने सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर रहे? क्यों नहीं हम अपने अखराजात को कंट्रोल कर रहे कि हमारे खर्च कम हों और हम अपने मुल्क को थोड़े पैसों में चला सकें? बात यह है कि जब इंटरनली हम अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं कर रहे तो बाहर वाला आपको कितना हाथ पकड़ा है। लेकिन सर उस अफगानिस्तान की उस इंटरनल पॉलिसी को ठीक करने में कई साल कई दहाइयां लग सकती हैं। तब तक भूख गुर्बत अफलास का क्या करेंगे? किस तरह इसे कॉम्बैट करेंगे? नहीं, दहाइयां नहीं लग सकती। अगर ये यहाँ पे एक काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट इसी पे एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए ऑपोजिशन का हाथ पकड़ती, वो ये है कि पीटीआई ने ऑपोजिशन सर, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं कि अफगानिस्तान की हालत किस तरह इंप्रूव होगी अगर वहां पे आपका इशारा है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अफगानिस्तान की देखें, अगर वहां पे राहदारी का काम चलता है तो अफगानिस्तान की हालत इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर सेंट्रल एशियन से सीपैक के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है तो आप देखेंगे कि उनकी हालत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ट्रेड उनकी खुल जाएगी। उसके साथ साथ उनको राहदारी के पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। गैस पाइपलाइन अगर वहां से आती है उसके भी पैसे उनको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उनको फायदा होगा इस चीज का। लेकिन फौरी तौर पे उनको एड चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनकी इनकम नहीं है, हालात उनके लिए मुश्किल है। तो लाजमन इस स्टेज के ऊपर हाथ पकड़ना होगा उनका, और खास तौर पे हमारे जो हमसाया ममालिक है उनको, क्योंकि खिते में सबसे ज्यादा इनकी इंस्टेबिलिटी का अगर कोई बुरा असर पड़ेगा तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया वगैरह इन मुल्कों पे। बिल्कुल, तो इन मुल्कों को उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा और उसको सपोर्ट करना होगा ताकि हालात मजीद खराब ना हो, अनरेस्ट ना हो। बहुत शुक्रिया जी जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारा आज का दूसरा मौजू नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आने वाला फैसला है, जिसमें मकामी अदालत ने मुलजिम जो कि अब मुजरिम बन चुके हैं ज़ाहिर जाफर को मौत की सज़ा सुनाई है। ये सारा
आज का जो केस है इसके होने वाले फैसले की तफसीलात के हवाले से बातचीत करेंगे। ओवरऑल जो विक्टिम पार्टी है उसके मौक़िफ़ और उसके इस केस को प्लीड किए जाने के हवाले से बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि अभी ज़ाहिर जाफ़र और उसकी फैमिली के पास कौन से कानूनी रस्ते मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हसन नियाज़ी साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ नियाज़ी साहब कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कीजिए कि आज का जो ये फैसला है ये कैसा है और इस फैसले को लेके आपकी अपनी क्या राय है। जो आज का फैसला वैसे तो बड़ा जबरदस्त फैसला है और एक्सपेक्टेड भी था कि ज़ाहिर जाफर को ज़ाहिर मौत दी जाएगी और अच्छा उस पे एफर्ट भी लग रहा था, एक कौम का एफर्ट था, एक मीडिया का भी इसमें एफर्ट था। तो थोड़ा सा वरीइंग साइड थी वो जो दो ज़ाहिर जाफर के पेरेंट्स और थेरेपी वर्क्स के जो एक्यूज थे उनका एक्विटल जो था ना वो उसने क्वेश्चन मार्क जरूर रेज किया और जो थोड़ा सा फैसला अभी तक मैंने पढ़ा और लगा भी कि प्रोसिक्यूशन कहीं डंडी मारी गई और भी हो सकता है, कुछ सरप्राइज नहीं था मेरे लिए क्योंकि पाकिस्तान में जहां अरबों और करोड़ों के की जायदाद और ओनरशिप रखने वाले लोग हों उनके मुल्क में हमेशा कानून ने डंडी ही मारी है और लगता है कि थेरेपी वर्क्स और पेरेंट्स की हद तक क्या कहते हैं हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उन्होंने हाथ हल्का रखा हुआ और मुझे लग कहीं रहा है कि समवेयर इन दिस होल प्रोसेस गालिबन काफी हर किसी को पता था ये बात कि जो थेरेपी वर्क्स वाले और ज़ाहिर जाफर के पेरेंट्स हैं उनको के इसमें रगड़ दिया गया है। वो साइड पे करके वो जो चौकीदार हैं दो चौकीदार और जो मुलाजिम थे आपने उनको पकड़ के रगड़ दिया। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपने मुलाजिमों को 10-10 साल कैद दिया और जो पेरेंट्स हैं उनको मैं जो एक्विट हुए हैं इन पे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को समझाइए थोड़ा सा कि ज़ाहिर जाफर के पास अभी इसको चैलेंज करने को, इस फैसले को, कितनी प्रोविजंस कहाँ पर मौजूद हैं और मुमकिन तौर पे आपके ख्याल से केस किस तरफ बढ़ेगा। नॉर्मली तो जब कभी सजाए मौत सुनाई जाए तो सीआरपीसी सेक्शन 369, 70, 381 ये डायरेक्ट डेथ सेंटेंस कैसे फर्दर प्रोसीड करेगा और जब भी सेशन कोर्ट सुनाएगी तो हाई कोर्ट के पास एक रेफरेंस भेजेगी जो कंफर्मेशन के तौर पे हाई कोर्ट वापस भेजेगा और उसके बाद स्टेट जो है वो डेथ सेंटेंस विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कैरी करेगा। लेकिन 7 दिन का अपील का टाइम है ज़ाहिर जाफिर और वो जो दो मुलाजिम है उनके पास और इवन नूर मुकद्दम की फैमिली और स्टेट के पास भी, क्योंकि दो जो इक्वेटल इसी बारे में जानना चाह रहा था जो इक्वेटल है उनके केस को क्या स्टेट या नूर मुकद्दम की फैमिली या कोई भी बंदा जिसको चैलेंज कर सकता है इस इक्वेटल फैसले को? दोनों करेंगे और दोनों सेपरेटली करेंगे और दोनों करना भी सेपरेटली चाहिए क्योंकि कई दफा ना क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क में कॉम्प्रोमाइजिंग होता है ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, तो स्टेट पे रिलाई नहीं करना चाहिए नूर मुकद्दम की फैमिली को। तो अगले 7 दिन आज से जब ये ऑर्डर अटेस्टेड कॉपी ऑर्डर की मिलेगी उसके बाद 7 दिन का पीरियड शुरू हो जाएगा जिसके अंदर अपील फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इस सारे मामले के अंदर हमने देखा, इस प्रोग्राम्स भी किए, आपसे भी डिस्कशन मुझे याद है हुई, ये कोशिश की गई और डिलिबरेटली की गई कि किसी तरह ज़ाहिर जाफिर को या तो एबनॉर्मल डिक्लेयर कराया जाए या ये ऐसी एक फ़िज़ा कायम की गई जज साहब के साथ उसकी कोर्ट रूम के अंदर होने वाली बदतमीज़ी और फिर उनके हुक्म पे उसको बाहर निकालना समेत ऐसे बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, फिर मीडिया के ऊपर जो है उसका कुछ एग्रेसिव बिहेवियर शो किए जाना। क्या अभी कोई ऐसे चांसेस मौजूद हैं समवेयर कि ये चीज़ किसी भी तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है इन दी अपर कोर्ट्स? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जाहिर ने अपने एविडेंस में भी नहीं कहीं ये चीज डाली और जो चीज अब ट्रायल में डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो उसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पागलपन या मेंटल कंडीशन जाहिर है कई दफा सजाएं सुनाने के बाद भी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि वो सजाएं उन लोगों को ना दी जाएं जो मेंटली उस पनिशमेंट को उनका माइंड कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड ना कर सके। जिस तरह से दुनिया के जो पेशेंट्स होते हैं जो सजाए मौत जिनको सुनाई गई है, ये जस्टिस फॉर पीस है, ये सारा बिलाल है हमारी कुलीग बैरिस्टर सारा, इनका एक बड़ा
केस है जिसमें हैदर रसूल साहब पेश हुए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस तरह के पेश को सजाए मौत दी जाएगी। तो उस हद तक ये प्ली क्या अपील में लेते हैं नहीं लेते हैं तो अब वक्त बताएगा, लेकिन जरूर गुंजाइश है एंड आई एम श्योर वो अपने ग्राउंड्स में डालेंगे, क्योंकि इस टाइम आई थिंक जो जाहिर जाफिर का बाप जाकिर जाफिर है जिसको इक्विट किया गया, मेरा ख्याल है उसका इक्विटल का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इस केस में, क्योंकि उसी तरह इम्पैक्ट होगा जैसा शाहरुख जुतोई केस में हुआ, क्योंकि आज तक उधर भी सजाए मौत नहीं हुई, क्योंकि जब तक इनका बाप बाहर फिरेगा जिन्होंने फैसला देना है उनके आगे पैसा चलेगा, और जब वो पैसा चलता है तो आपको पता है कि चीजों में डिले भी आते हैं और फैसले भी कमजोर होते हैं। लेकिन ये बताएं साहब, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब केस का क्वांटम या उसका हजम इस हद तक बड़ा हो चुका हो या मेहमत हो चुका हो कि उसमें प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उसकी खबरें चल रही हों, तो तब उसके अंदर क्या फिर भी पैसा चल जाता है उसके अंदर? मतलब दिल तो नहीं करता ये मानने को कहें कि नहीं चलता। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शाहरुख जुतोई की जेल के अंदर होके आ चुके हैं सजा सुनाने के बाद, और आज लड़का जिंदा है, वीडियो गेम्स भी खेलता है, घर भी जाता है, मंगनियां भी अटेंड करता है, तो ये लिविंग एग्जांपल है, इसमें कोई आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ये मेरे सिटीजन है, याद रखिएगा पाकिस्तानी कौम को उसके पासपोर्ट की पावर का कॉन्टेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तानी कौम ने इस दफा मसल्स तो दो शो कराए हैं, हमारी अवाम ने, हमारे सेलिब्रिटीज ने, हमारे एंकर्स ने, हमारे जर्नलिस्ट। तो आई थिंक द स्टेट हैज द पीपल हैज स्टूड बाय नूर मुकद्दम। अब पॉइंट ये कि स्टेट में याद रखिएगा ऐसा ग्लिच करते हैं, मतलब कई दफा ये इन्वेस्टिगेशन में एक छोटा कुत्ता डालते हैं, और इन्होंने इतना ब्लेटेंट किस्म की जो इक्विटल हुए वो इतने खौफनाक तरीके से, मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इतना ब्लेटेंटली लग रहा है स्टेट तो उल्टा थेरेपी वर्क्स और जाकिर जाफिर और उसकी बीवी को बचाने पहुंच गया उधर, लग ऐसे रहा था, इतना कन्वीनियंटली उसको थेरेपी वर्क्स वाला को बता भी रहे, वो मौके पे आया। अभी तक ये भी समझ नहीं आई जाहिर जाफिर बंदा हुआ कैसे था, थेरेपी वर्क्स का बंदा इंजर भी करा दिया, वो अंदर बाहर गए 4 दफा, उनको एक दफा ख्याल नहीं आया 15 कॉल कर दें, वो उनका डिफेंस क्या है जी, उनको पैनिक में ख्याल नहीं आया, क्या 1 घंटा 10 घंटे, और एक बंदा नहीं था थेरेपी वर्क्स का ओनर इन्वॉल्व था, घर बैठा हुआ था, ऐसी कौन सी पैनिक थी कि पुलिस को कॉल नहीं कर पा रहे थे? ये क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, और अभी फर्दर हम इस ये जो ऑर्डर आया कोर्ट का इसको पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन मुझे यकीनन रेज होंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, कई दफा आपको स्टेट गिल्टी भी करता है अपनी रिपोर्ट में और एक लकूना छोड़ देते जो हाई कोर्ट को फंसा देती है। तो कल को हाई कोर्ट में जब ये जाएगा और एक ईमानदार ऑनेस्ट जज होगा जिसने नीचे वाली कोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन और ऑर्डर के मुताबिक आगे चलना है, वो फंस जाता है, वो कहते हैं मेरे सामने ये कागज है, मैंने इनके मुताबिक फैसला करना है, मैंने आप लोगों के इमोशंस के मुताबिक फैसला नहीं करना। तो अगर टेक्निकलिटी पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर नीचे जज ने ऐसी गलती ब्लेटेंटली की हो, या इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम सीन पे का जो डिपार्टमेंट है उसने कोई ब्लेटेंट किस्म की नेग्लिजेंस दिखाई हो, पर्पसफुल नेग्लिजेंस जिसको बोलते हैं, वो अगर दिखाई होगी तो आई एम श्योर आगे जाहिर जाफिर का बेनिफिट मिलेगा और सजाए मौत लाइफ सेंटेंस हो जाएगी, और लाइफ सेंटेंस शायद सुप्रीम कोर्ट जाके 15 साल या 14 साल या 10 साल हो जाए। तो अभी लॉन्ग वे टू गो, अगला महीना बड़ा क्रूशियल है इस केस के लिए। ठीक है, अगला महीना बहुत क्रूशियल है इस केस के लिए। बहुत शुक्रिया जी हसन नियाजी साहब, प्रोग्राम में हमें जो है बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।